नमस्कार। पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। संधि के पिछले अध्याय में हमने दीर्घ संधि के विषय में जाना था। दीर्घ संधि यानी कि जब स्वर हरस स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए या दीर्घ स्वर के बाद हरस स्वर आए या हरस स्वर के बाद हरस स्वर आए या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, संधि हमेशा दीर्घ की ही होगी, दीर्घ स्वर की ही होगी। संधि भाग 3 के अंतर्गत आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद यानी कि गुण संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को जानने से पहले हमें पांचों भेदों को दोहरा लेना चाहिए। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। गुण संधि में यदि अ या आ के बाद ई या ई आए या कहें हरस्व अ या दीर्घ आ के बाद कोई हरस्व ई या दीर्घ ई आए तो वह ए में बदल जाता है। अ और आ के बाद ऊ या ऊ आए तो वह ओ में बदल जाता है। अ या आ के बाद री आए तो वह अर में बदल जाता है, यानी कि अ और र आधा। ध्यान रखिएगा, जो वर्ण आधे होते हैं उन्हें हम हलंत द्वारा दर्शाते हैं। आइए गुण संधि के पहले नियम को देख लें। अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो वह ए में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ या आ है और जमा के बाद वाले शब्द का पहला वर्ण यदि ई या ई है तो वह ए में बदल जाता है। चलिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। पहला शब्द है देव और दूसरा शब्द है इंद्र। जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो हमें एक नया शब्द प्राप्त हुआ, देवेंद्र। देवेंद्र अर्थात इंद्र। देव की जब हमने ध्वनि को अलग किया तो उसकी अंतिम ध्वनि अ है और इंद्र की पहली ध्वनि ई। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, संधि कहाँ होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में को जब हम जोड़ देते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो विकार आता है, जो बदलाव आता है, वही संधि है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो वह बना देवेंद्र। जैसे कि हमारा नियम था, अ के बाद यदि ई आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है। जब भी आप संधि की पहचान करनी हो, आप उसमें आने वाले वर्णों को अलग करके देखिए। जब आप अलग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां संधि किस स्वर की हुई है। और जब आप देखेंगे कि ए है तो आपको पता चलेगा कि किन वर्णों को जोड़कर वो संधि हुई है। एक और तरीका है, जब आप सीधा शब्द देखेंगे, देवेंद्र, वेंद्र, ए जहाँ पर आ रहा है तो ए आपको पता है कि अ और ई के मेल से ए बनता है। तो जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप ए ना लगाकर अ और ई लगाएंगे। आइए कुछ और अन्य उदाहरण देख लें। अ जमा ई बना ए। भारत जमा इंदु मिलकर बना भारतेंदु। त का अंतिम स्वर भी अ है और इंदु का अंतिम स्वर ई है। भारत मतलब भारत देश, इंदु मतलब चांद। तो भारत का चांद मिलकर, ये दोनों शब्द मिलकर बने भारत का चांद अर्थात भारतेंदु। अब अगला नियम है, आ और ई को जोड़ेंगे तब भी ए ही आएगा परिणाम स्वरूप। तो महा जमा इंद्र, महा आ जमा ई बना ए। महेंद्र, महेंद्र अर्थात इंद्र। अ जमा ई भी मिलकर बनेगा ए। अ जमा ई भी मिलकर बनेगा ए। परम का अर्थ है किसी दिशा या सीमा में सबसे आगे बढ़ा हुआ।
या कहें जिसके हाथ में सारे अधिकार या शक्तियां हैं। ईश्वर, ईश्वर अर्थात भगवान। तो जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो ये बना परमेश्वर। परमेश्वर अर्थात जिसके हाथ में सारी शक्तियां निहित हैं। अब अगला नियम है आ और ई। आ और ई मिलकर बने ए। चाहे अ और ई हो, आ और ई हो, परिणाम जो आएगा वो ए ही आएगा। यानी कि वो व्यंजन, वो स्वर जो बदलेंगे वो ए में बदलेंगे। लंका जमा ईश मिलकर बना लंकेश। लंका में का में आ है और ईश में बड़ी ई है। तो जब आ और ई को हमने मिलाया, जैसे कि हमने कहा था कि जब आ के बाद ई आएगा तो वह ए में बदल जाएगा। तो लंका, लंका का ईश, ईश मतलब भगवान, ईश्वर। लंका, लंका भारत के दक्षिण में स्थित एक प्रसिद्ध द्वीप है। और लंका का जो ईश है, कौन है वो? लंकेश अर्थात रावण। चलिए अब हम गुण संधि के दूसरे नियम की ओर चलते हैं। यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो वह ओ में बदल जाता है। अगर आप बोलकर भी देखेंगे औ, औ, आ, उ, ये याद करने के लिए आपके लिए अच्छा है इसकी ध्वनियों को पहचानना। ओ एक संयुक्त स्वर है जिसमें अ, आ और उ मिला हुआ है। आओ, आओ, आ और उ। आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। लोक, उक्ति। लोक, उक्ति। लोक का अर्थ है संसार। उक्ति मतलब कोई कही गई बात, किसी का कथन या कोई भी बात। तो जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो मिलकर बना लोकोक्ति। और लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। कहावत होती है वह ऐसी बात जो कि संसार में प्रचलित हो गई है। कोई ऐसी बात, उसका संक्षिप्त रूप है कहावत। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार की संधि है और किस तरह से संधि हुई है। लोक को जब हमने उसके ध्वनियों को अलग किया तो उसका जो अंतिम वर्ण है वह अ, और उक्ति का जो पहला वर्ण है वह है उ। तो अ के बाद जब उ आया आओ, तो मैंने क्या बताया था? आओ, तो वहां पर अ और उ ओ में बदल जाएगा। यहाँ पर लोकोक्ति की जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमें दिखाई दिया कि वहां पर ओ है। तो अ के बाद यदि उ आए तो वह ओ में बदल जाता है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अ जमा उ मिलकर बना ओ, और उसका उदाहरण है पुरुष जमा उत्तम बना पुरुषोत्तम। पुरुष की अंतिम ध्वनि अ है और उत्तम की पहली ध्वनि उ है। तो अ और उ को जब मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। अर्थात आ के बाद यदि उ आएगा तो वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष का अर्थ होता है आदमी और उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो पुरुषोत्तम जो हमें नया शब्द मिला उसका क्या अर्थ हुआ? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम। आ जमा उ मिलकर बनेगा ओ। महा जमा उदय महोदय। महा मतलब बड़ा, विशाल, प्रसिद्ध, कुछ भी हो सकता है। उदय मतलब निकलना, उदय होना। तो जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो एक नया शब्द हमें क्या प्राप्त हुआ? महोदय। महोदय जब हम किसी बड़े के लिए या किसी सज्जन पुरुष के लिए या किसी बड़े आदमी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? महोदय, उसे सम्मान देने के लिए। अब अगला नियम है अ जमा उ भी मिलकर बनेगा ओ। सागर जमा उर्मी सागोर्मी।
सागर मतलब समुद्र, उर्मी मतलब छोटी सी लहर। तो सागर की जो लहर है वही है सागोर्मी। आ जमा ऊ किस में बदलेगा? ओ में। चाहे आ जमा बड़ा ऊ हो, अ जमा बड़ा ऊ हो, आ जमा छोटा ऊ हो, अ जमा छोटा ऊ हो, इस जो परिवर्तन आएगा, जो विकार आएगा वो ओ ही होगा। महा जमा ऊष्मा, महोष्मा। महा मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, महा मतलब बहुत यानी कि बड़ा, विशाल। ऊष्मा मतलब गर्मी। महोष्मा अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी। आइए अब गुण संधि के तीसरे व अंतिम नियम को समझ ले। अ और आ के बाद यदि री आता है तो वह अर में परिवर्तित हो जाता है। अ और री को या आ और री को जोड़ने पर क्या विकार उत्पन्न हुआ? वह अर में बदल गया। अर, अ और र आधा, और र आधा है मतलब यह रेफ है। और रेफ क्या है? जब वो स्वर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। कहाँ, कब और कहाँ? जिस वर्ण के पहले वह सुना जाता है, उस वर्ण के साथ जो मात्रा होती है, जो स्वर होता है, उसके सिर पर जाकर यह बैठ जाता है। आइए उदाहरण देखकर हम इसे ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। पहला शब्द है ब्रह्म और दूसरा शब्द है ऋषि। ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा, ऋषि अर्थात तपस्वी। तो जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ा तो हमारे पास आया ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि मतलब क्या अर्थ हुआ ब्रह्म ऋषि का? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म को जानने वाला, तत्व को जानने वाला, ब्रह्म ऋषि। अब ध्यान पूर्वक देखिए, ब्रह्म शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? अ, और ऋषि का पहला स्वर क्या है? री। तो जब हमने अ और री को जोड़ दिया तो वह अर में परिवर्तित हो गया। तो जो र अ है पहला वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो री है वह र में, र यानी कि रेफ में परिवर्तित हो जाएगा और वह अपने आगे वाले यानी कि अपने जो पीछे वर्ण हैं उसके ऊपर, उसके सिर पर जाकर चढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ब्रह्म ऋषि। र कहां पर सुनाई दे रहा है? श से पहले, और वो कहां चढ़ गया? श के ऊपर, मात्रा के साथ में, जो कि शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्रा है। अगर वो आ होता तो आ में भी वो आ की मात्रा के ऊपर बैठा होता, वर्ण के ऊपर, व्यंजन के ऊपर नहीं। जी हाँ, वह स्वर के ऊपर बैठा होता। स्वर का सहारा, स्वर सहारा देते हैं, व्यंजन सहारा नहीं देते हैं किसी अधूरे वर्ण को, क्योंकि व्यंजन तो खुद ही अधूरे होते हैं। व्यंजन तो खुद ही अधूरे होते हैं, वो किसी भी अन्य व्यंजन को सहारा नहीं देते हैं। सहारा कौन देता है? स्वर। तो जो ये रेफ है ये सहारा लेगा किसका? स्वर का, जो भी मात्रा उस व्यंजन के ऊपर लगी होगी। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। पहला शब्द है महा और दूसरा शब्द है ऋषि। महा में आ की मात्रा है। महा में जो अंतिम स्वर है वह है आ, और ऋषि में जो पहला स्वर है वह है री। तो आ और री को जब हमने मिलाया तो मैंने क्या बताया था आपको? वह अर में परिवर्तित हो जाता है। अ के साथ में र भी है, अधूरा। तो महा में से आ की मात्रा को हटाकर हमने उसे मह कर दिया, और ऋषि में से री हटाकर हमने उसे रेफ की मात्रा बना दी। तो रेफ की मात्रा कहाँ जाएगी? वह अपने पीछे वाले स्वर के सिर पर जाकर बैठेगी। तो मैं आपसे आशा करती हूं कि आपको गुण संधि समझ में आई होगी। इसका अभ्यास जरूर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के जरिए आपको एक अभ्यास पत्र दूंगी, उसे आप हल करिएगा और उसको बार बार उसका अभ्यास करिएगा।